गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:45 बजे और इसके बाद मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। अभी 5:10 हो रहे हैं और अभी मैं अपना फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। और आपको तो पता ही है कि मैं सभी NCERTs को कंप्लीट कर रही हूँ। तो क्लास 6th की NCERT मैंने कंप्लीट कर ली है और ये क्लास 7th की NCERT है। मतलब NCERT की ये साइड बुक है, एस चांद की बुक है। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था केमिकल एंड फिज़िकल चेंजेस। ये टॉपिक बहुत इजी है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बर्निंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ पेपर में से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिज़िकल चेंज है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल मैं हर दिन मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। वो इसलिए है ना, क्योंकि अगर मेरा मॉर्निंग का टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है तो मैं पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। इसलिए मैं इंश्योर करती हूँ कि सुबह मैं कम से कम 1 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। मैं 6:30 बजे किचन में जाती हूँ जनरली। तो अगर मैं हर दिन 5 बजे से पढ़ती हूँ ना, तो 1.5 घंटा मुझे मिल जाता है सुबह का पढ़ाई करने के लिए। और फिर इसके बाद तो किचन का काम ही स्टार्ट हो जाता है। और आज मंडे है और आज मेरे से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ये कि मंडे को तो मैं फास्ट रखती हूँ, तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही चाय या पानी पीती हूँ। बट आज मैंने क्या किया ना, आज मैंने अपने लिए भी चाय बनाया और मैंने चाय भी पी लिया, मैंने पानी भी पी लिया। और तब मुझे याद आया कि आज मंडे है, तो मुझे बाद में बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और पूछा कि मम्मी देखो, आज तो मैंने ऐसे कर लिया। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और मम्मी कह रही थी कि जो भगवान महादेव हैं उनकी पूजा तो भूत प्रेत सब करते हैं, तो उनकी पूजा में बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। और गलती से कभी कोई रूल मिस भी हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। और अभी मैंने सबको चाय सर्व कर दिया है और इसके बाद बहुत सारा काम करूँगी। मतलब किचन का काम तो कम नहीं होता है, आप सब जानते ही होंगे। और आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि देख टाइम कैसे मैनेज करें। तो देखिए, मेरा एक रूल है, आप ना कुछ टाइम स्पेसिफिक दे दीजिए किचन में कि किचन में 2 घंटे का टाइम मुझे देना है और 2 घंटे में जितना कुछ है सब मुझे प्रिपेयर कर लेना है, खाना बना लेना है। और लगभग 1 घंटे का टाइम आप दे सकते हैं क्लीनिंग को। तो ये 3 घंटे आप अपना वेस्ट कीजिए काम करने में, ठीक है। और जब आपका ये 3 घंटा कंप्लीट हो जाए ना, फिर भी कोई काम आपका बचा रहे तो आप उसको मत कीजिए बस। क्योंकि आप सारा काम ना मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सारा काम मॉर्निंग में करने लग गए तो करते करते आपका इतना टाइम निकल जाएगा सो अलग बात, आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, इतने थक जाएंगे कि आपको फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मॉर्निंग आवर्स में ना लिमिटेड काम कीजिए, बहुत काम मत कीजिए। जितना ज़रूरी है उतना, मैं हमेशा कहती हूँ कि उतना ही काम कीजिए जितना ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए और पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाए ना, तब शाम में बचा हुआ काम कंप्लीट कीजिए। जैसे आज मैं जब सुबह काम कर रही थी तो मुझे किचन नैपकिन्स धोने थे। तो मैं सोच रही थी कि अब तो मेरा इतना सारा टाइम चला गया, अब इसको भी धोना है। अब देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ना अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत सारा काम हो जाता है करने के लिए। तो मैंने स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि अब मैं रात में धोऊँगी बस। कभी कभी मैं अपने कपड़े भी रात में ही धोती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद को एक एस्पिरेंट मानती हूँ। जब तक आप खुद को एक हाउसवाइफ मानते रहेंगे ना, आप घर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जिस दिन आप अपने आप को एस्पिरेंट मानने लगेंगे कि नहीं, मैं एक एस्पिरेंट हूँ पहले, उसके बाद हाउसवाइफ हूँ, तो पहले स्टडी को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले हाउसवाइफ मानते हैं तो फिर तो आपको लगेगा कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। और घर के काम कोई कम नहीं होते हैं। बहुत बार मुझे इतने लंबे लंबे कमेंट आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, तो सुनने के बाद बहुत अजीब लगता है। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि दी, आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, सासू माँ भी बीमार रहती थी और ऊपर से कि नाना जी भी मेरे ही घर में रहते थे और उनको भी पैरालिसिस था। और मैं सारा काम करती थी, उनको टाइम से जूस बना के देती थी, उनके खाने पीने, दवाई, सबका ध्यान रखती थी। इवन जिस दिन उनकी डिलीवरी थी उस दिन भी वो अपने सास की 2 बार मालिश करके गई थी। लेकिन फिर भी बीच में एक दिन उन्होंने मालिश नहीं की तो उनकी सास ने कह दिया उनके हस्बैंड से कि कैसी वाइफ है तुम्हारी, एक भी ध्यान मेरा नहीं रखती है। तो यही होता है हाउसवाइफ्स के साथ। आप दूसरों के लिए कितना भी कर लीजिए, वो आपका गुणगान कभी नहीं करने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सैक्रिफाइस थोड़ा कम कीजिए। इतना भी मत सैक्रिफाइस करने लग जाइए
कि वो सैक्रिफाइस का बोझ ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि आपको पता है आज तो हम सैक्रिफाइस कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एज निकलने लगेगी ना और गवर्नमेंट जॉब की एज ख़त्म हो जाएगी, या फिर मैं आपको बता रही हूँ अगर आप 5-6 साल घर में कंटिन्यूसली रह जाते हैं तो उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा कि आप प्राइवेट जॉब भी जाके कर सकें। तो ये कॉन्फिडेंस भी मतलब घर में रहने की वजह से केवल हमारे गवर्नमेंट जॉब की एज ही नहीं जा रही है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर कोई हमें ऑफ़र भी करता है ना जॉब, तो लड़कियों को लगता है कि हम कैसे जॉब करेंगे, हम कैसे बाहर जाएंगे, हम घर ही में ठीक हैं, हम घर ही का काम करके जी लेंगे। तो ये सिचुएशन अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। जैसे मुझे एक और कमेंट आया था, जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड लिखती हैं कि दी मैं 9 सालों से ससुराल में हूँ और आज तक यहाँ का मैं एक भी मंदिर नहीं गई हूँ। सोचिए लड़कियों को एक फैमिली बनाने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मतलब अपनी फ्रीडम के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने टाइम के साथ। और इतना सैक्रिफाइस करके एंड में आपको क्या मिलेगा, कभी आप सोचते नहीं हैं क्या? एक बार सोच के देखिएगा, आपका दिल दहल जाएगा कि इतना सैक्रिफाइस करने के बाद भी ना एंड में ना कोई आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, ठीक है। और फिर इतना सैक्रिफाइस करने के बाद आप भी बहुत खुश नहीं रहिएगा, आप भी अंदर से चिड़चिड़े हो जाइएगा कुछ सालों के बाद। और कुछ सालों के बाद ना आप अपने इस सैक्रिफाइस को अपने फैमिली पे ही थोपने लग जाइएगा। मैं बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जो कहती हैं कि जब मैं नई नई आई थी तो मैंने इतना कुछ सहा था, मैंने इतना सारा काम किया, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, 2 साल तक मैं अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकली। तो ये कोई बहुत महान काम नहीं है, और ये सब बोलने के बाद भी ना उनको इज्जत नहीं दी जाती है। महान वो लड़कियां होती हैं ना जिनके साथ ये सब अत्याचार हो रहा होता है और वो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, वहाँ से बाहर निकलती हैं और कुछ ऐसा करके दिखाती हैं जो समाज के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। APJ अब्दुल कलाम ने भी ना जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप तो शांति की बात करते हैं, फिर आप न्यूक्लियर टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ना सेंटेंस कहा था और वो सेंटेंस मेरे दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति की इज्जत करता है। मतलब अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान है जो कि पावरफुल है तो वो पावरफुल इंसान की इज़्ज़त करता है, उसके सामने कमज़ोर इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कमज़ोर मत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। स्ट्रॉन्ग रहिएगा ना तो सब आपकी इज़्ज़त भी करेगा, और छोड़िए सबकी बात हटाइए, आप खुद अपनी इज़्ज़त कर पाएंगे। तो आज मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट में पढ़ रही थी EVS, और EVS भी मैं NCERT सार संग्रह से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन राउंड किया था, ये क्वेश्चन ना हमारे BPSC ट्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं ना, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बार बार उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में रहता नहीं है, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसीलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि स्पेशली GS के लिए लिमिटेड सोर्सेज रखिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज आपके जो भी होंगे उसमें से आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फाइनली मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, और EVS को लगभग मैंने 1.5 घंटे पढ़ा था, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। फाइनली अब मैं थर्ड स्टडी स्लॉट में आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी बज रहे थे 12:30, और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं बनाऊँगी मैथ्स। और मैथ्स का जो मेरा टॉपिक है वही है एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्लास 10th की RS अग्रवाल की बुक है, और यहीं से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और आपको भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप पढ़ाई के बीच में गैप लेते हैं ना, तो उसमें फ़ोन मत चलाने लग जाइएगा, अदरवाइज़ आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम कैसे पार होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं मैक्सिमम टाइम में क्या करती हूँ कि मैं आँख बंद करके लेट जाती हूँ, मतलब उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि दिन भर फ़ोन देख के पढ़ना, बुक देख के पढ़ना, तो इससे आँखों को भी तो रेस्ट नहीं मिलती है ना। तो बीच बीच में जो टाइम होता है उसमें मैं, ऐसा नहीं कि हर बार सोती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ, और कभी कभी अगर घर में बात करना होता है तो बात कर लेती हूँ, बट फ़ोन में ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे लिए मखाना भूंज कर ले आए थे, क्योंकि आज मंडे का फास्ट है मेरा, तो साथ साथ में मैं खा भी रही थी और बना भी रही थी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप इसको बनाना शुरू करेंगे ना एरिया ऑफ सेक्टर को, आप कैलकुलेशन कर करके पागल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस एक चैप्टर को कोई अच्छे से कर लेगा ना तो उसका कैलकुलेशन पर भी कमांड हो जाएगा। मतलब हर जगह तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, √3 का वैल्यू 1.732 रखना है। और सोचिए कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने में तो एकदम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
हे फ्रेंड्स, 3:15 हो गए हैं और मैंने बहुत देर तक मतलब मैथ सॉल्व किया है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो वर्कशीट 1 है उसमें टोटल 66 क्वेश्चन है। तो कल तो मैं केवल 27 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाई थी और आज मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 27 से 61 तक। और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, मतलब बहुत बार एक बार में आंसर नहीं भी आ रहा था। 5 क्वेश्चन मेरा छूट गया है, सॉरी 5 नहीं 4 क्वेश्चन छूटा है। तो 4 क्वेश्चन मैं सोच रही थी कि अभी कर लूँ, बट अब ना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक छोटे से रेस्ट के बाद। आप में से बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि SST के लिए 6 to 8 में क्या पढ़ें। तो 6 to 8 की जो SST की बुक होती है ना NCERT की, आपको वो पढ़ना है। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ मेरा कॉमर्स है, मतलब अकाउंट्स ऑनर्स है, तो क्या मुझे वो पढ़ना होगा 6 to 8 के लिए? नहीं, अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान में जो भी 6 to 8 में चैप्टर्स दिए हुए हैं वो पढ़ना है। बहुत बार आप पूछते हैं कि दी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, NCERT में पता ही नहीं चलता है कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े किसको कम। देखिए NCERT है ना, तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग मैंने 1.5 से 2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी और हिस्ट्री में गांधी युग मैंने शुरू किया है और गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लर्न किए हैं, क्योंकि ना मुझे लास्ट में पढ़ने का मन नहीं था और जब भी मुझे कम पढ़ने का मन होता है तो मैं हिस्ट्री चूज़ करती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। तो चलिए आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे की थी और कौन से वर्ष में की थी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि एंशिएंट हिस्ट्री आप कहाँ से करोगे और मिडाइवल। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं करूँगी, क्योंकि इतना वास्ट है ना कि उतना वास्ट में से होगा नहीं और अभी टाइम भी कम है। हाँ, मिडाइवल का मेरे पास नोट्स है, मैंने नोट्स बनाया था, तो मिडाइवल तो मैं वहीं से पढ़ लूँगी। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और रहता है कि 40 मार्क्स में तो रीजनिंग, मैथ्स, जीके सब आएगा। तो देखिए रीजनिंग के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। रीजनिंग में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं और मैथ्स तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो ये दोनों सब्जेक्ट के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस एक ही सब्जेक्ट का टेंशन है, जो कि है GS। इसके बाद मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए और आपको पता है आज तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वॉक कर लूँगी 1 घंटे छत पे। पर इधर ना बगल में मतलब किसी का छठियारी था, इस वजह से ये लोग इतना तेज़ गाना बजा रहे थे कि मतलब किचन में मैंने जितनी देर काम किया मैं सिर दर्द हो गया उतनी देर में। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं 1 घंटे और यहाँ पे छत पे रहूँ और वॉक करूँ और उतना सारा लाउड म्यूज़िक सुनूँ। तो फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया और मैंने सोचा कि छोड़ो, सुबह में मैंने एक्सरसाइज नहीं की है तो चलो शाम में एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। ऐसे तो मुझे मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कभी कभी शाम में भी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ ना 8 बज रहे थे, 8 बजे तक मैंने खाना किचन का बना दिया था और अभी मैंने अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी आप कौन सा एक्सरसाइज करती हो, तो ये है जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट। इस वर्कआउट को करने के बाद मैंने बहुत सारे क्रंचेस भी किए हैं और बहुत सारे एक्सरसाइजेस खुद से भी किए हैं एक्स्ट्रा। तो इस वजह से ना आज मैंने 733 कैलोरीज बर्न किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मॉर्निंग में जितना वर्कआउट करके अच्छा फील होता है उतना ही अच्छा मुझे अब भी फील हो रहा था। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वर्कआउट कर भी पाऊँगी, क्योंकि आज तो मंडे फास्ट था मेरा और फिर शाम में उतनी एनर्जी नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फाइनली मैंने कर लिया। और एक फ़ायदा मुझे रात में करने से ये हुआ ना कि मैंने 1 घंटे का वर्कआउट किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करने के बाद। और आज की वीडियो को ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।